हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आकलन के उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। आकलन क्या है? आकलन सामान्य रूप से शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत अधिगमकर्ता के स्थितियों का अनुमान लगाने का एक तरीका है, उसी को हम कहते हैं आकलन। तो आकलन सामान्यतः दो गतिविधियों को अपनाते हुए अपनाया जाता है। एक मापन का सहारा लिया जाता है, दूसरा मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। तो मापन और मूल्यांकन के आधार पर हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं। आकलन 100% सत्य नहीं होता, परंतु सत्य के काफ़ी करीब होता है या सत्य के काफ़ी समकक्ष होता है। और यह आकलन जो है व्यक्तिगत रूप से होता है। किसी चीज़ को हम बहुत महत्व देते हैं, कोई दूसरे उसको कम महत्व देता है। फिर भी आकलन की प्रक्रिया इसलिए आवश्यक होती है कि अधिगमकर्ता या शैक्षणिक गतिविधियां या शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जो स्थितियां हैं उसका तत्काल में अनुमान करते हुए उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए आकलन आवश्यक होता है। फिर भी आकलन के उद्देश्य क्या क्या है, उन सब बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। आकलन का जो उद्देश्य होता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षण की कमी को दूर करना। जैसे अध्यापक अगर पढ़ा रहा है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, या अध्यापक जो उदाहरण दे रहा है वो कठिन उदाहरण दे रहा है, या अध्यापक का जो है अरेंजमेंट या पाठ्य योजना स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण से बच्चों को कठिनाइयाँ समझ में आ रही है, तो आकलन से ये पता चल जाता है कि नहीं, शिक्षण गतिविधियां में कहाँ कमी रह गई, जिसके वजह से हमारे विद्यार्थी हमारे विषय को समझने में या उसको याद रखने में या व्यवहार में परिवर्तन लाने में असफल हैं। तो यानी शिक्षण की जो कमी है उसे दूर करने के लिए आकलन आवश्यक होता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को प्रैक्टिकल में जो है वो सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। यदि आप सूक्ष्म से माइक्रो टीचिंग जब अगर हर पहलू उसका स्पष्ट और सही प्रयोग कर लेंगे तो शिक्षण की कमियां क्या होती है, दूर हो जाती है। तो वहाँ पर समकक्ष लोग ही आकलन करते हैं, या कोई गंभीर विषय है या कोई विशेष विषय है जिसके आधार पर भी आप प्रस्तुत करते हैं, तो लोग बताते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, सामान्य रहा, विशेष रहा। ये सब चीज़ें क्या है, एक प्रकार के आकलन का ही रूप है। तो आकलन जो है शिक्षण की कमियों को दूर करती हैं, शिक्षण की कमियों को दूर करती हैं। दूसरा इसका उद्देश्य है मापन की कमी को दूर करना। मैंने बताया था कि मापन जो है उन्हीं चीज़ों को माप सकता है जिसको हम मात्रात्मक पहलू से जुड़ा हो, जिसका एग्जैक्ट माप हो, भार हो, लंबाई हो। पैमाना के आधार पर जो हम लोग किसी चीज़ को मापते हैं, एमकेएस पद्धति या सीजीएस पद्धति, जो भी पद्धति आप अपनाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। लेकिन क्या मापन से ही सारी चीज़ संभव है? नहीं। क्या कोई ऐसा पैमाना है जो आपको बता दे कि आप कितना प्रेम करते हैं? नहीं। भावात्मक जो गतिविधियाँ होती है, संवेगात्मक जो गतिविधियाँ होती है, जैसे ध्यान है, रुचि है, जिज्ञासा है, उत्साह है, तत्परता है, एक कई ऐसी गतिविधियाँ हैं, अभिप्रेरणा है, अभिवृत्ति है, कई ऐसी गतिविधियाँ हैं, ध्यान है, कई ऐसी गतिविधियाँ हैं जो शिक्षण कार्यों के अंतर्गत मापन से संभव नहीं होती हैं। तो वहाँ पर हमें आकलन का ही सहारा लेना पड़ता है, अर्थात मापन की कमियों को दूर करने के लिए भी आकलन का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह भी इसका उद्देश्य है। आगे बहुमुखी विकास को गतिशीलता प्रदान करना। जैसे हर छात्र अपने आप में विशेष होता है, कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है। साथ में हर छात्र कुछ न कुछ अपनी विशेष कला, ज्ञान, व्यवहार, गतिविधि, खेलकूद इत्यादि कई जो है चीज़ें भिन्नता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब छात्रों में बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए कि किस छात्र में कौन सी चीज़ है, किस छात्र में कितनी है मात्रा में है, वो जो चीज़ विशेष है उसकी सीमा क्या है। तो इस प्रकार से जैसे होता है ना, क्रिकेट तो सब लोग खेलते हैं, लेकिन अध्यापक को ये आकलन करना पड़ता है कि कौन क्रिकेट में सक्सेस होगा, कौन पढ़ाई में सक्सेस होगा, कौन गीत संगीत में सक्सेस होगा। तो इस प्रकार से अध्यापक को क्या करना पड़ता है कि अधिगमकर्ताओं के जो है या छात्रों के विषय में जो है उसकी विभिन्न जो बहुमुखी प्रतिभा है, छात्र विशेष में या एक ही छात्र में कई प्रतिभा है, तो उन सबको पहचानना होता है। उसके अनुसार उसको जो है पढ़ाई लिखाई का कार्य देना, नियंत्रित करना, समझाना, सुधार करना, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए भी अध्यापक को आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो आकलन का उद्देश्य यह भी होता है। अगला है पाठ्यक्रम में संशोधन। जैसे कोई विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हो, बहुत कठिन है, या आपको कोई पाठ्य योजना बनाना है, उसमें आप
उसके कठिनता स्तर का ध्यान रखना या ज़्यादा कठिन हो गया है। तो एक प्रकार से पाठ्यक्रम में जो कमियां रह जाती हैं, जो विषय वस्तु को जोड़ करके पढ़ाने की कमियां रह जाती हैं या विषय वस्तु को जोड़ करके जो है समझाने की कमियां रह जाती हैं, या पाठ्यक्रम को हम सिस्टमेटिक रूप से एक क्रमबद्धता में जोड़ते हुए पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसा यदि कोई कमी रहता है तो यह आकलन जो है जब शिक्षण कार्य होता है या जो शिक्षण का परिणाम आता है उसके आधार पर उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, संशोधन कर देना पड़ता है। जैसे पाठ्यक्रम पहले का बहुत जटिल रहा, अब विद्यार्थियों की आवश्यकता, योग्यता, क्षमता, आयु को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में कई बार बदलाव किए गए, संशोधन किए गए कि नहीं, ऐसे पाठ्यक्रम में विद्यार्थी ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसे पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है भविष्य के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी है। तो उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आकलन जो है अध्यापक भी करता है, सरकार द्वारा भी कराया जाता है, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी आकलन किए जाते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में संशोधन करने की भी प्रक्रिया लागू कर दी जाती है या पाठ्यक्रम में संशोधन भी किया जाता है। अगला है शिक्षण के उद्देश्य की सफलता। जैसे अध्यापक कक्ष में पढ़ा लिया, कोई विषय वस्तु, कोई टॉपिक पढ़ा लिया, तो वो लास्ट में उससे प्रश्न पूछना पड़ता है कि वह आकलन करता है कि विद्यार्थियों को जो मैंने पढ़ाया है वह आ गया है कि नहीं आ गया है, यदि आया है तो किस सीमा तक आया है तो कितने प्रतिशत छात्रों को आया है तो वह जो है कितने छात्र जो है उसको अधिगम यानी अपने से सीख करके उसे बता सकते हैं, प्रश्न पूछ करके जांच परख करता है। तो इसलिए भी इसकी आकलन की आवश्यकता है। अगला है शैक्षिक कार्यक्रम की जांच। जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम की जांच का मतलब जैसे ये होता है, जैसे परीक्षा है, टेस्ट है, और जो है विद्यालय में कोई फंक्शन है, कोई राष्ट्रीय पर्व है, तो इन सब कार्यक्रमों में, जो शैक्षणिक कार्यक्रमों में है, तो उसमें आकलन किया जाता है कि ऐसे ऐसे ढंग का कराया जाएगा, इस रूप में कराया जाएगा, इस क्रम में कराया जाएगा, इतनी अवधि में कराया जाएगा, तब जो है वो कार्यक्रम सफल होंगे या अनुकूल परिणाम देंगे, या हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो सीखने में सफल होंगे। अगर वह ऐसा नहीं हो पाता है, कहीं असफलता होती है या समस्या उत्पन्न होती है, तो फिर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया या उसे दोबारा व्यवस्थित करके उसे लागू करने की या दोबारा व्यवस्थित करके अगले साल उसको व्यवस्थित रूप से संपादित करने की गतिविधियां शुरू हो जाती। तो आकलन जो है शैक्षणिक कार्यक्रमों को सही दिशा में, सही रूप में और सही गतिविधि के अनुसार संपादित करने में के लिए भी काम करता है या उसकी भी गतिविधियों को बताता है, ताकि जो है कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली हो, अधिगमकर्ता उसे सीख सके। अगला है व्यक्तिगत कठिनाई। जैसे कोई छात्र क्या है, व्यक्तिगत उसको कहीं आकलन से पता चलता है कि व्यक्तिगत छात्र को कहाँ समस्या आ रही है। जैसे आप पढ़ा रहे हो, बच्चे एकाएक चुप हुए, पूछने पर नहीं बताया तो पता चल गया कि हाँ इनको समझ में नहीं आया। उसी तरह से जो हर छात्र की जो है हर छात्र अपने आप में स्पेशल होता है। अगर अयोग्यता है तो अलग बात है, वो भी स्पेशल ही है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि छात्र को पढ़ने के अंतर्गत, कोई चीज़ सीखने के अंतर्गत, समझने के अंतर्गत जो कठिनाइयाँ आती हैं, तो अध्यापक कक्ष में एक अनुमान के आधार पर, उसकी गतिविधि के आधार पर आकलन करते हुए टोक देता है या उसे दोबारा समझा देता है, या उसके बिना पूछे ही दोबारा उदाहरण दे करके समझा देता है, या अन्य गतिविधियों से उसे जोड़ करके पढ़ाना शुरू कर देता है। तो एक प्रकार से जो है व्यक्तिगत छात्र की जो कठिनाइयाँ हैं, किसी विषय के अंतर्गत, किसी व्यवहार के अंतर्गत, किसी पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत, या फिर किसी अन्य सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों के अंतर्गत, तो वह अध्यापक जो है अपनी सतर्कता और सूझबूझ के साथ उसका आकलन करते हुए उसके समस्याओं का निराकरण उसके पूछने पर भी करता है, न पूछने पर भी उसकी भावात्मक अनुमान लगाते हुए उसको भी समाधान प्रस्तुत कर देता है। तो आकलन व्यक्तिगत छात्र की कठिनाइयों को भी दूर करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला है व्यक्तिगत अयोग्यता। जैसे कोई बालक को सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता, या शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, या उसको जो है थोड़ा मानसिक रूप से मंदित बालक है, या अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक है, तो ऐसे बालकों की प्रतिभाशाली बालक को तो अयोग्य नहीं कहेंगे, लेकिन अन्य जो बालकों का मैंने उदाहरण दिया उसे अयोग्य कहेंगे। तो वह किस विषय के लिए अयोग्य बन जा रहा है, अयोग्य है, असफल है, या शारीरिक रूप से किस प्रकार असफल है, कैसे आप पहचानेंगे कि इसको सुनने में दिक्कत है। तो उसके लक्षण अध्यापक को पता होते हैं कि ऐसे ऐसी व्यवहार करता है तो सुनने में दिक्कत, ऐसे ऐसे व्यवहार करता है, जैसे बार बार आँख को दबा करके ब्लैक बोर्ड पे देखता है तो उसको देखने में दिक्कत है। तो उन सब व्यक्तिगत अयोग्यता को अध्यापक क्या करता है, पढ़ाते समय ऑब्जर्व करता है, देखता रहता है, उसका भी आकलन करता रहता है, ताकि अध्यापक उसके लिए उपयुक्त रवैया अपना सके, उपयुक्त निर्देशन दे सके, उपयुक्त उसके संग
पाठ्य योजना या अपने पढ़ाने की विविधता में वृद्धि करते हुए उसे सामूहिक रूप से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उसे पढ़ा सके। तो इस प्रकार से जो है व्यक्तिगत अयोग्यता को भी जांचने परखने, उसकी सीमा का पता लगाने, उसके अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि, उपयुक्त विषय के प्रस्तुति का प्रारूप अपना करके अध्यापक पढ़ाने का भी कार्य करता है। अर्थात व्यक्तिगत अयोग्यता को पता लगाने में भी आकलन की ज़रूरत आ पड़ती है। अगला है प्रगति की बाधात्मक प्रकृति। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ रहा है, पढ़ने में तेज है, खेल रहा है, खेलने में भी तेज है। यानी कहने का मतलब अगर बालक का विकास हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, जो भी विकास की जो बहुमुखी प्रक्रिया है, उस विकास के अंतर्गत उसे उसकी जो है आने वाली जो बाधा है, उसमें जो रुकावटें हैं, तो उन तनाव है, व्यवहार में समायोजन की जो कमी है, परिस्थितियों में अनुकूलन की जो कमी है, उन सब बाधाओं को दूर करने में भी आकलन को ज़रूरत आ पड़ती है। उन सब बाधाओं को पहचानने में और उन सब बाधाओं को दूर करने में भी आकलन की आवश्यकता एक अध्यापक को आ पड़ती है। इसलिए आकलन के द्वारा उनकी कमियों को या बाधाओं को या उनकी समस्याओं को दूर करते हुए उसके विकास के और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, विकास को और आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके लिए भी छात्र के व्यक्तिगत प्रगति को ध्यान में रखते हुए भी आकलन की आवश्यकता आ पड़ती है। अगला है व्यावसायिक निर्देशन। जैसे बालक है, हर बालक अपने आप में विशेष होता ही, मैंने बताया ही। जैसे व्यावसायिक, उसका कौन सा व्यवसाय का चुनाव करे, कौन सा कार्य करे जिसका जीविकोपार्जन या आसानी से वह सफल हो। तो यानी व्यक्तित्व के निर्माण के अंतर्गत जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश देना, निर्धारण करना, उसके विषय को पढ़ने पर उसे बल देना, उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु परामर्श और निर्देशन देने के लिए भी आकलन की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है हम उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखें, हो सकता है उसका इंटरव्यू लें, हो सकता है उसकी व्यवहारिक गतिविधि को देखें। जैसे खेल कूद कौशल है, वो सब व्यवहारिक गतिविधि से ही पता चलता है, उसका रिजल्ट से कम पता चलता है। तो इस सब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हम उसे निर्देशन और परामर्श उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए देना होता है। इसलिए भी हमको आकलन की आवश्यकता आ पड़ती है। अगला शिक्षण का प्रभाव एवं परिणाम। जैसे कोई अध्यापक है, वो पढ़ा रहा है तो शिक्षण उसका कैसा है, प्रभावशाली है या कम प्रभावशाली है। यदि प्रभावशाली है तो सभी पहलू पर है कि किसी विशेष पहलू पर है, किसी विशेष विषय में है कि सभी विषय में है, या उसकी विचारधारा समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी प्रभावशाली है या नहीं है। तो यानी शिक्षण कार्य के अंतर्गत अध्यापक का जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसका प्रभाव यानी सही दिशा में है तो किस सीमा तक है, ये सब जांचने पर रखने के लिए भी आकलन की आवश्यकता होती है, आकलन किए जाते हैं। साथ ही उसका परिणाम क्या पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, उसका रिजल्ट भी देखा जाता है, अधिगम की स्वरूप भी देखा जाता है, कहाँ तक बच्चों का व्यवहार प्रभावित हुआ है, कहाँ तक अनुकूल परिवर्तन लाए हैं, बच्चे सब समझने में सफल हुए कि नहीं। ये सब जांचने पर रखने के लिए भी हमें आकलन की आवश्यकता आ पड़ती है। देखिए आकलन देखिए शिक्षण में भी आकलन की आवश्यकता है, विद्यार्थी के लिए भी आकलन की आवश्यकता है, समस्या समाधान के लिए आकलन की आवश्यकता है, और उसके अधिगम के लिए आकलन की आवश्यकता है, और उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आकलन की आवश्यकता है, समस्या समाधान के लिए, चिंतन के लिए भी आकलन की आवश्यकता है, रुचि में भी, रुचि के लिए, व्यक्तिगत रुचि जानने के लिए भी आकलन की आवश्यकता है, और बच्चों का ध्यान और विषय का ज्ञान इत्यादि अनेक रूपों में हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह आकलन एक अध्यापक को इन सब आकलन की विभिन्न गतिविधियों को, योग्यताओं को, क्षमताओं को धारण करना पड़ता है, तभी वो सफल शिक्षक या प्रभावशाली शिक्षक बन सकता है। तो इसी तरह से अगर हम वर्गीकरण, जैसे आप क्रिकेट का चुनाव कर रहे हैं, वॉलीबॉल की टीम का चुनाव कर रहे हैं, संगीत की टीम का चुनाव कर रहे हैं, यानी हम किसी वर्ग विशेष का अगर हम निर्माण कर रहे हैं, उद्देश्य के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप, चुनौतियों के अनुरूप, विषय की गंभीरता के अनुरूप और विषय की आवश्यकता के अनुरूप, विषय के परिवर्तन के अनुरूप, व्यवहार के समस्या के समाधान के अनुरूप, तो जब हम वर्गीकरण किसी विशेष योग्यता, क्षमता, आवश्यकता या गतिविधि के अनुसार जब हम करते हैं, तो उसमें हमको ज़रूरत होती है कि ऐसे बालकों की ज़रूरत इस कार्य के लिए पड़ेगी, ऐसे बालकों की ज़रूरत इस कार्य के लिए पड़ेगी, इस योग्यता, क्षमता और इस गतिविधि का बालक इस क्षेत्र में ज़्यादा सफल होगा। तो वहाँ पर जो है हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती थी। वर्गीकरण की आवश्यकता हमारे उद्देश्य के अनुरूप हमको आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कुछ बालक है बहुत अच्छा जो है पेंटिंग बना लेते हैं, लेकिन अब उसको पेंटिंग पसंद नहीं है, तो वहाँ आकलन
करते हुए उसको सही दिशा में मोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसी भी समस्या देखने को मिलती है कि जो बालक चाहता है वो है नहीं, जो है उसे पता नहीं। तो ऐसी गतिविधियों के लिए भी वर्गीकरण का निर्माण करना या उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में ये सब आकलन की विभिन्न योग्यताओं क्षमताओं की आवश्यकता आ पड़ती है। तो आकलन एक प्रकार से अध्यापक को सभी शैक्षणिक गतिविधियों में पूरक का काम करता है, परिपूर्ण बनाता है, उसको जो है एक सुगंधित व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसीलिए आकलन का जो उद्देश्य है वह शैक्षणिक गतिविधियों में पाठ्यक्रम, अधिगमकर्ता, शिक्षक इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी है। अतः एक सफल अध्यापक को आकलन के उद्देश्य को और आकलन के योग्यता को विकसित करना, जानना, पहचानना, उपयोग करना अति आवश्यक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो में आकलन का अर्थ बताया गया था और इस वीडियो में आकलन का उद्देश्य बताया गया है। आप दोनों समझने में सफल हो गए होंगे। तो सफल हो गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।